कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब टी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का सबसे पहला बुक जो कक्षा 11वीं का है। ठीक है, क्लास 11 अकाउंट लेखा शास्त्र। एक्चुअल में ये एक फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है जो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी मिलती है। तो इस वीडियो को देखने वाले बच्चे अगर पहली बार कॉमर्स लिए हैं और अकाउंट समझना चाहते हैं, फिर वो चाहे कॉलेज लेवल पे अपना सब्जेक्ट चेंज करके कॉमर्स लिए हों, चाहे 11वीं में नए विषय कॉमर्स लिए हों, दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप जानेंगे अकाउंट का विस्तार, अकाउंट का आशय, ठीक है, लेखांकन क्या होती है, लेखा शास्त्र मतलब अकाउंटिंग क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है यूनिट 1 में लेखांकन की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब लेखांकन होता क्या है, इसकी आवश्यकता कैसे महसूस हुई, क्यों लेखांकन का विस्तार हुआ, जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं क्लास 11, 12 और बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी और बिजनेस मैथमेटिक्स, साथ ही साथ 11th इकोनॉमिक्स भी। मेरा बिलासपुर में ऑफलाइन कोचिंग है एसटीएम एकेडमी के नाम से। अगर आप लोकल बिलासपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, तो आप आकर के ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। साइंस कॉलेज के बहुत ही पास में मेरा एकेडमी है। ठीक है, तो अगर आप चिंगराजपारा, अशोकनगर, चांटेडी इन जगहों पर हैं तो आप ईज़िली बहुत नज़दीक मेरे ट्यूशन का लाभ ले सकते हैं। फ़ीस बहुत ही बेसिक सा रहता है, इतना कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल के अंदर आपको सारे विषय और आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सारे विषय के वीडियो मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। 24 घंटे के अंदर जो भी आपके डाउट होते हैं उस पर एक वीडियो बन जाती है। या अगर आपका कोई एक छोटा सा क्वेश्चन है तो उसके लिए हम टेलीग्राम बनाए हैं, जहाँ पर आपको ज्वाइन होना है। चैनल में विज़िट करते ही आपको लास्ट सेक्शन में जाना है, अबाउट सेक्शन में, जहाँ आप हमारे चैनल के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, या फ़ोटो नोट्स जो भी हो आपको अवेलेबल किए जाएंगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में इस तरह के चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपके डाउट पर वीडियो बना दे और उसका सलूशन भी दे दे। ये एकमात्र चैनल है इंडियस वेब टी, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अकाउंटिंग का बुक है, लेखांकन जो एक शब्द है, इसका प्रयोग कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता कैसे हुई, क्यों इस बुक को बनाया गया, किस तरह से हमें इसको बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कुछ मूलभूत आवश्यकता महसूस हुए होंगे शुरुआत में जब हमने उद्योग करना प्रारंभ किया। एक काल तक हमने उद्योग पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और भारत में तो उद्योग धंधे का कोई महत्व ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ना ही उद्योग होते थे, ना ही व्यापार होते थे, और होता था तो एकदम बेसिक सा होता था। ठीक है, इस पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अरब देशों में, अगर आप भारत से बाहर निकले तो अरब देशों में और पुर्तगाली और बहुत सारी जगहों पर व्यवसाय शुरू हो चुका था। भारत में जब सबसे पहले पुर्तगाल आए थे तो ये व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, तो वो भी व्यापार और अपना आधिपत्य कंपनी स्थापित करने के लिए आई थी, लेकिन मुख्य उद्देश्य दोनों का व्यापार ही था। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या था, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन सभी उपलब्ध थे कम कीमत पर, और यह तो फ्री में समझ लो। तो ऐसे में सभी चाहते थे कि यहीं रहकर यहीं से चीज़ों को कच्चे माल प्राप्त करके मॉडिफाई करके व्यापार करके पैसा कमाने का। तो आपको पता होगा कि लेखांकन या अकाउंटिंग वही इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर व्यापार होते हैं या बिजनेस होते हैं, जिसको आप व्यवसाय कहते हैं। तो ये तो समझ गए कि जब हमने व्यापार या व्यवसाय शुरू किया तब हमें लेखांकन की आवश्यकता महसूस हुई। क्लियर है, इतना तो आप सभी को पता होगा। अब
व्यापार में किस किस तरह के मदे हुए जिनके कारण लिखना इतना जटिल हो गया कि एक बुक बनाना पड़ा, एक सिद्धांत की खोज की गई। देखिए होता क्या है, जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें सन्निहित होती हैं। जैसे कि मैं आपको रेड कलर में बताऊं, आप किसी से कोई वस्तु क्रय करते हैं, फिर किसी को विक्रय करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ वस्तु क्रय विक्रय नहीं है, आपको कच्चा माल खरीदना पड़ता है, ठीक है। इस कच्चे माल को निर्मित करने पर कुछ खर्च भी आते होंगे, जैसे कि गाड़ी भाड़ा आता होगा कच्चा माल को अपने व्यवसाय तक लाने पर, ठीक है। मजदूरी देनी होती होगी, ढुलाई का खर्च होता होगा। ढुलाई का खर्च कैसा खर्च है, जैसे कि प्याज आलू आप डायरेक्ट लिए हैं तो इसको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। गन्ने की आप देखे होंगे, गन्ना का रस निकालने से पहले उसको छीलना पड़ता है, यही एक ढुलाई व्यय के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे ऐसे ढेरों मदे मिलेंगे। अब ये तो हुआ क्रय विक्रय, गाड़ी भाड़ा, मजदूरी इत्यादि। अब इसी के साथ साथ आपको पता है कोई व्यक्ति से आपने उधार कुछ लिया है और उसको देने हैं पैसे, तो उसको हम लेनदार कहते हैं। जो व्यक्ति आपको पैसा दिया और आपसे लेगा वो आपका लेनदार कहलाता है, और जो आपसे लिया है और आपको वापस करेगा वो आपका देनदार कहलाता है। इसीलिए इंग्लिश में इसको क्रेडिटर और इसको डेबिटर कहते हैं। CR और DR ये शॉर्ट वर्ड आप बहुत सुनेंगे, डेबिटर क्रेडिटर इसका फुल, और उसका अलग फॉर्म होता है डेबिट क्रेडिट भी होता है, लेकिन डेबिटर क्रेडिटर यही होते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे लेन देन हो जाते हैं। अब मान लेते हैं हमने केवल उधार बेचा और उधार खरीदा, ज़्यादातर नगद उधार दोनों हो रहे हैं, जिसमें राम को बेचा, श्याम को बेचा, मोहन को बेचा, राहुल को बेचा, दिगेश को बेचा। अब इसमें से कुछ उधार है कुछ नगद है। अब मान लीजिए हम जिससे खरीदते हैं वो भी ऐसे ही कुछ नाम वाले व्यक्ति हैं, राम है, मोहन है, श्याम है, दिलीप है, दुर्गेश है, लेकिन ऐसा होगा कॉमन तरीके से कि इसमें 2 या 10 नाम कॉमन होंगे, चाहे खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो। मतलब हम किसी से खरीदें चाहे बेचें, दोनों ही स्थिति में कुछ नाम कॉमन तरीके से मिल जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप एक कॉपी रखी है, एक पन्ना रखे हैं जहाँ पर आप लिख रहे हैं कि राम से क्रय किया, राम से विक्रय किया, या गाड़ी भाड़ा दिया, मजदूरी दी इत्यादि, आप सबको एक ही पुस्तक में लिख रहे हैं। तो इसमें होता क्या था, एक समय बाद, 1 महीने बाद या 1 वर्ष बाद, अगर आपको आपके व्यापार की स्थिति जाननी है, जिसको आप आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, जब आपको व्यापार की स्थिति जाननी होती है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि कुल वर्ष के दौरान में आपने कितने का क्रय किया, कितने का विक्रय किया, छोटे मोटे कितने खर्च हुए। जब आपको ये तीनों चीज़ों का ज्ञान रहेगा तब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपको व्यापार में लाभ हुई कि हानि हुई, ठीक है। तो व्यापार में लाभ या हानि हुई ये हम कैसे जानते हैं, मुख्यतः इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके, क्रय विक्रय और खर्च और हानि, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि बहुत सारे मदे होते हैं जिनको एक ही पुस्तकों में लिखने से हमें कोई निश्चित परिणाम नहीं मिलने वाला। तो अब जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार ही करना था और लिखना उनकी मुख्य क्रिया हो गई थी, तब इन्हीं व्यवसायियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, मैनेजर के द्वारा जो लगातार इस काम में व्यस्त थे, उनके बुद्धि में धीरे धीरे ये आया कि लेखांकन का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं उसको एक अलग पुस्तक में लिख लेते हैं। कच्चा माल खरीदें या निर्मित माल खरीदें, अगर हम माल क्रय कर रहे हैं तो उसको एक अलग खाते में लिख दें, उसको चलो हमने नाम क्रय बही दे दिया। हमने नगद विक्रय किया कि उधार विक्रय किया, उसको हम विक्रय पुस्तक में लिखते हैं, इसलिए विक्रय बही का अभी आपको चैप्टर मिलेगा, क्रय बही का मिलेगा, विक्रय बही का मिलेगा, है ना। इसके अलावा आपको लाभ हानि जानना है तो आपका लाभ हानि खाता भी होना चाहिए, तो आप लाभ हानि खाता भी 12वीं में पूरा पढ़ेंगे। लाभ हानि खाते का पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक यूनिट है। तो इसी तरह से जब हमें पता चला कि हमारे व्यापार में एक नहीं 5 प्रकार के व्यवहार होते हैं और सब अलग अलग हैं, तो मैं 5 खाते बनाऊंगा। 10 तरह के व्यवहार होते हैं तो मैं 10 खाते बनाऊंगा। तो इस तरह से सारे अलग अलग मदों का ब्यौरा जानने के लिए हमने जो खातों का वर्गीकरण किया
उसी में लेखांकन का विस्तार बढ़ते गया, विस्तार होते गया। अब क्रय बही जो होती है उसके बारे में बता दूं, विशेष ज्ञान जो कि आपको अभी आगे चैप्टर में मिलेगा। क्रय बही में उधार लेन देन को लिखते हैं, विक्रय बही में भी उधार लेन देन को लिखते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है, अगर नगद विक्रय हुआ या नगद क्रय हुआ तो उसको कहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए बच्चों रोकड़ बही का निर्माण किया गया है। रोकड़ बही एक ऐसी बही होती है जिसमें हमने नगद खरीदा, नगद बेचा, नगद किराया प्राप्त किया या कोई अन्य तरीके से पैसा प्राप्त किया, नगद, उनको लिखा जाता है। तो व्यापार में देखिए दोनों आपको अलग अलग पता होना चाहिए। आपके उधार मदे कितने हैं, आपके नगद मदे कितने हैं, कितने सारे दायित्व हैं, कितने सारे संपत्ति हैं, तो सबका अलग अलग आपको ब्यौरा चाहिए। तो आपको अलग अलग खाते बनाने पड़ते हैं। तो जिन व्यापार के नगद व्यवहार को लिखने के लिए जो पुस्तक खाते का इस्तेमाल किया जाता है, उस पुस्तक या खाते को हम रोकड़ बही कहते हैं। क्लियर है। ये था लेखांकन की प्रस्तावना, विस्तार या इतिहास, जहाँ पर आप लगभग अब अनुमान लगा सकते हैं कि लेखांकन की आवश्यकता कैसे महसूस हुई और लेखांकन का धीरे धीरे विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। तो एक या दो प्रकार के व्यवसाय या उद्योग थे, उसके हिसाब से 5-6 खाते बनने लगे। लेकिन आपने देखा धीरे धीरे व्यापार का रूप बदलने लगा, आकार बदलने लगा। आज एक तरह का बिजनेस नहीं होता, आज एक तरह का व्यापार नहीं होता। आज आप देखेंगे हजारों लाखों प्रकार के व्यवसाय होते हैं, सबके अलग अलग लेन देन होते हैं। तो जाहिर सी बात है खाते भी सबके अलग अलग होंगे। क्लियर है। तो इसीलिए आज आप देखते हैं खातों की विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। इतने सारे खाते हैं, इतने सारे खाते हैं। अब कितने प्रकार के मुख्यतः खाते होते हैं, ये भी आप इसी वीडियो के माध्यम से अभी आगे पेज में जानेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है, कौन कौन से आधारभूत शब्द को जानना है, जानते हैं डिटेल से, ठीक है। तो चलिए आपको पता होना चाहिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो लेखांकन की प्रस्तावना, लेखांकन का जो चैप्टर है उसमें आपको अर्थ पढ़ना है, लेखांकन का उद्देश्य पढ़ना है, सीमा पढ़ना है, लाभ। ये कॉमन चीज़ें हैं। जब आपने लेखांकन शब्द का जिक्र किया तो लेखांकन के 4 चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, आशय, उद्देश्य, सीमा और लाभ। आगे जो भी चीज़ है वो एक आधारभूत शब्द के रूप में आपको दिया गया है, जो जानना ज़रूरी है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये 3-4 चीज़ें। तो मैं पहले उन बेसिक चीज़ों पर आता हूँ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेखांकन का आशय, तो यहाँ से हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे लेखांकन की आशय को, ठीक है। देखिए बही खाते के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में लिखना। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है बही खाते। और आपको अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको जाहिर सी बात है ये भी नहीं पता होगा कि बही खाते होती क्या है। तो बही खाते हिसाब किताब लिखने की सर्वप्रथम बही होती है। तो आप अनुमान लगाइए कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है और अगर वो एक ठेला या कोई बिजनेस या कोई भी व्यापार शुरू कर दिया है अपने दम पर 2-4 लोगों को रख करके, और वो बहुत अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, उनके पास तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ उधार कुछ नकद खरीदते हैं। अब मान लेते हैं उसने 50 प्रकार की सामान खरीदी। आपने देखा होगा ठेले में कुछ लोग आते हैं अपने अपने बाइक में, गाड़ी में, ऑटो में नए नए प्रोडक्ट ले करके और उन ठेलों में देते हैं, इसको बेच करके देखिए और बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के पास प्रतिदिन कुछ नए सामान आते रहते हैं या हर महीने में नए सामान आते रहते हैं। तो आप देखेंगे वो 50 प्रकार के सामान क्रय कर लिया। अब उस सामान को खरीदने के लिए भी 50 या 100 प्रकार के लोग आएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नई वस्तु का जिक्र करते हैं जो आपको नहीं पता, तो आप वो भी खरीदते हैं।
तो आप देखते हैं कि आप बहुत सारा खरीदते हैं, फिर बहुत सारा विक्रय भी करते हैं। इसमें से कुछ नगद होता है, कुछ उधार होता है, लेकिन इन सभी अलग अलग टॉपिक को आप एक ही पुस्तक में लिख देते हैं। तो जब व्यापार में समस्त लेन देन को आप शुरुआत में एक ही पुस्तक में लिखेंगे, बाद में इसका विखंडन करते हैं। आप शुरू से विखंडन नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, हर दिन आपके पास बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो आप एक पन्ने में, एक पुस्तक में इसको लिखते हैं, बाद में फिर अगले दिन इसका विखंडन करते हैं। तो व्यापार में हिसाब किताब रखने की सर्वप्रथम बही को ही बही खाते कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर पता है। अब चूँकि इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, तो आपको एक परिभाषा जो कि बही खाते का है उससे रूबरू करवाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बही खाता है लेखांकन से आशय यहाँ पर दिया हुआ है। तो बही खाते, प्रारंभ में बही खाता एवं लेखांकन शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे, किंतु अब दोनों को अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में लेखांकन एक व्यापक अर्थ में रखने वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत बही खाते निहित होते हैं। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से दोनों का विवेचन आवश्यक है। तो पहले क्या था, लेखांकन और बही खाता दोनों को एक ही समझा जाता था। आज इनमें बहुत सारे अंतर है, इसके कारण इसको अलग कर दिया गया है। आपको बही खाते अलग समझना होता है, लेखांकन अलग। और लेखांकन इतना बड़ा शब्द है, इतने उसमें विस्तार है कि बही खाते उसके सामने कुछ नहीं है, वो बस उसका एक भाग है। तो चलिए अब लेखांकन को पढ़ते हैं, बही खाते को पढ़ते हैं। बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। तो ये लाइन याद रखना, अगर आप कक्षा 11वीं के बच्चे हैं तो 1 लाइनर भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो फाइनल एग्जाम में 1 नंबर के 8 प्रश्न आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। क्लियर है। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब किताब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से है। बही खाते को पुस्तपालन भी कहा जाता है। तो ये हुआ इसका आशय। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य की पुस्तकों में बुक कीपिंग का आशय हिसाब किताब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात करके आप ये लिखेंगे, वह सर्वप्रथम बही जिसमें व्यापार के समस्त हिसाब किताब या लेन देनों को लिखा जाता है, उस बही को पुस्तपालन या बही खाता कहते हैं। क्लियर है, इतना आप लिख सकते हैं। अब ये तो पता चल गया बही खाते में आप सारे मदों को एक साथ लिखते हैं। अब जब आप उसको अलग अलग करते हैं, क्रय को क्रय में, विक्रय को विक्रय में, तब आपको आवश्यकता महसूस होती है लेखांकन की। क्योंकि जब आपने विखंडन करना शुरू कर दिया, उसको जांचना शुरू कर दिया, तो वो होता है लेखांकन, जो कि आप लेखांकन की परिभाषा पढ़ के और अच्छे से जानेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन की परिभाषा। ठीक है, देखिए, बही खाते के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना ही, विधिवत मतलब लाइन से डेट वाइज लिखना ही बही खाता या पुस्तपालन है। किंतु केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने से व्यापार के परिणाम तथा उसको वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ठीक है, मतलब आप एक ही पुस्तक में क्रय विक्रय, नगद, उधार, लेन देन, लेनदार, देनदार सबको लिखे हैं, उससे आपको कोई खास परिणाम नहीं मिलेगा। आप उस एक पुस्तक को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि कुल कितने का खरीदा, कुल कितने का विक्रय किया, कितना आपके नगद लेन देन हुए, कितने आपके उधार हुए, नहीं बता सकते। तो उसके लिए सबका वर्गीकरण होना ज़रूरी है। ठीक है, एक निश्चित अवधि के परिणाम को जानने के लिए विभिन्न लेखों का संग्रहण, विश्लेषण और लेखों का सारांश तैयार करने के संबंधी कार्य भी आवश्यक होते हैं। तो एक समय में आपको आपके व्यापार का परिणाम जानना है, ये जो भी आप कर रहे हैं उसका एक परिणाम जानना है कि उससे क्या हो रहा है, लाभ हानि क्या हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपको विभिन्न लेखों के संग्रहण, विश्लेषण और सारांश तैयार करने के कार्य भी करने होंगे, उसकी आवश्यकता महसूस होगी। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने, सारांश निकालने के कार्य को ही लेखांकन कहते हैं। तो जो डार्क में दिया गया है ना, वही परिभाषा, मुख्य परिभाषा है ये। व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने, सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। ठीक है,
कोई एक मदे होते हैं जिसमें सारे मदों को लिखा जाता है, एक व्यवहार, एक खाते होते हैं जिसको आप बही खाता बोलते हैं। फिर उनको वर्गीकरण किया जाता है। सारांश का मतलब होता है आपने एक पुस्तक से उसको अलग अलग पुस्तकों में लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से, तो अब आप उसको जांचेंगे, देखेंगे। सारांश तैयार करना या विश्लेषण करना एक ही चीज़ है। उसके बाद आप कुछ परिणाम जान सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने इस पर विभिन्न परिभाषा भी दिया हुआ है। तो एडम स्मिथ ने भी इनकी परिभाषा दी है, उनके अनुसार देखते हैं क्या लिखा है। लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक व्यवहारों और घटनाओं का अभिलेखन तथा वर्गीकरण करने का विज्ञान है। इन व्यवहारों और घटनाओं का अभिप्राय पूर्ण वित्तीय प्रकृति का सारांश निकालने, विश्लेषण करने तथा परिणामों को उन व्यक्तियों को जिन्हें निश्चित करना है या निर्णय लेना है संप्रेषित करने की कला है। ठीक है। पढ़ने में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो ये आप ना सोचें कि मैं ख़राब पढ़ रहा हूँ या ये कठिन है। वास्तव में इसको आप 3 बार भी पढ़ेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आ सकता जो किसी सामान्य से कहानी को एक बार में पढ़ के आपको आता है। ठीक है। इसमें लेखांकन से प्रभावित होने वाले समस्त पक्षों को परिभाषा में सन्निहित किया गया है। वो आपको अभी इजीली समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो रटने की कोशिश ना करें, बस आपको समझना होता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको लेखांकन करते समझ में आ गया होगा। लेखांकन का काम है लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकरण करना, फिर उसका परिणाम निकालना। ठीक है। ये 3 शब्द का अगर आप इस्तेमाल करके लेखांकन की परिभाषा बताते हैं तो वो बहुत स्पष्ट और सही होगा। ठीक है। अब मैंने बताया था लेखांकन की विशेषता, लाभ, सीमा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें लेखांकन की प्रक्रिया या अवस्था। ठीक है। लेखांकन की प्रक्रिया या अवस्था। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान करने का अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देनों का अभिलेखन किए जाएं। लेखांकन के अंतर्गत केवल वित्तीय सौदों एवं घटनाओं का जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हीं का अभिलेखन किया जाता है। तो वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान का मतलब यही है कि जब आपको बही खाते मिलेगा तो उसमें समस्त लेन देन होंगे, नगद, उधार, क्रय विक्रय, संपत्ति, दायित्व, सब। लेकिन वहाँ पर लिखना किसको होता है? लेखांकन में नगद की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? नगद की। तो ऐसे व्यवहार जिनको मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं उन व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। जहाँ नगद उधार दोनों शामिल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मुद्रा है, लेकिन कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिसमें मुद्रा का कोई जिक्र नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि 2 व्यवसायी आपस में मिले और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता के सामान चाहिए एक दूसरे से, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से डिसाइड किया। एक मान लेते हैं सीमेंट का व्यापारी है, एक रेत का व्यापारी है। अब इसको रेत चाहिए और इसको सीमेंट चाहिए। अब दोनों ही बड़े लेवल के व्यापारी हैं, दोनों ने आपस में एक जगह मीट किया, एक दूसरे से मीटिंग किया और बोल दिया कि मैं तेरे को 2 ट्रक सीमेंट देता हूँ, तू मुझे 4 ट्रक रेत दे दे। अब मान लेते हैं रेत वाले को भी सीमेंट चाहिए था, सीमेंट वाले को तो रेत चाहिए ही चाहिए। तो दोनों इस सहमति पर एकजुट हो गए, समझौता कर लिया। ये सीमेंट देने के लिए तैयार हो गया, ये रेत देने के लिए तैयार हो गया और दोनों बीच में अनुबंध हो गया। इन व्यवहारों को दोनों ने अपने पुस्तक में लिख दिया। लेकिन जहाँ पर ना तो 1 रुपये मिलना है ना तो 1 रुपये देना है, तो ऐसे व्यवहारों को लेखांकन में नहीं लिखा जाता। तो व्यवहारों की जांच का मतलब यही होता है कि जिन
यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, वहीं से आपको मैं समझाता हूँ। जिन व्यवहारों को या जिन सौदों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें ही लेखांकन में शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मापन करना। मापन का अर्थ है व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को मौद्रिक इकाई मुद्रा के रूप में व्यक्त करना। यदि किसी घटना का मौद्रिक रूप में परिमाप संभव नहीं है तो इसका लेखांकन नहीं किया जा सकता। तो जो अभी आपने पहला पॉइंट पढ़ा उसी का भाई है, यह प्रतिरूप है दूसरा पॉइंट मापन करना। ठीक है, तो वही बात है मैंने आपको समझाया था, जिसको मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या मापा नहीं जा सकता उन मदों को नहीं लिखते। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका लेखा या प्रविष्टि। व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं की पहचान तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना कहलाता है। ये लेखे सर्वप्रथम जर्नल या रोजनामचा सहायक पुस्तकों में लिखे जाते हैं। हर दिन हमारे व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं। क्रय विक्रय, मजदूरी, वेतन, भाड़ा, गाड़ी इत्यादि होते रहते हैं। सभी व्यवहारों को तिथि वाइज मतलब दिनांक के अनुसार कि 1 तारीख को क्या लेन देन हुए, 2 को क्या हुए, 3 को क्या हुए, 4 को क्या हुए, 5 को क्या हुए, 6 को क्या हुए, तिथि व सभी लेन देनों को लिखना, प्रविष्टि करना लेखांकन का प्रविष्टि कहलाता है, जिसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं, दैनिक पंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो बस तिथि वाइज सभी व्यवहारों को लिखना प्रविष्टि कहलाता है। ये आपको इस पॉइंट में बता देना है। चौथा पॉइंट है वर्गीकृत करना। सारे पॉइंट आपको इजीली पता है, जैसे मैंने आपको आशा में समझाया है। सारे अलग अलग मदों को अलग अलग खातों में लिखना वर्गीकरण कहलाता है। तो लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। खातों में लिखने को खतौनी कहते हैं। तो जब आप सारे व्यवहारों को अलग अलग खातों में लिखना शुरू करते हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, सभी की प्रकृति अलग अलग होगी, तो सबको आपने अलग अलग खातों में लिखा, तो अलग अलग खातों में लिखना खतौनी कहलाता है। ठीक है, कॉमर्स में इन सभी को अपने शब्दों से प्रयुक्त किया गया है। तो अलग अलग खातों में लिखना, एक शब्द में क्या बोलेंगे, खतौनी करना। क्या करना, खतौनी करना। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका सारांश। तो जब आपने समस्त खातों को देख लिया, जांच लिया, अलग अलग खातों में लिख लिया, तो अब आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कुल क्रय कितने का हुआ, विक्रय कितने का हुआ, नगद कितने हैं, लाभ कितने हैं, बता सकते हैं ना। तो वही है, लेजर में खोले गए विभिन्न खाते, मतलब आपने क्या किया, खतौनी कर दिया। खतौनी को इंग्लिश में लेजर बोलते हैं। तो आपने जो अलग अलग खाते खोले हैं, उन खातों को देख करके हम उसके बारे में कुछ ना कुछ सारांश तैयार कर सकते हैं। उसके बारे में बता सकते हैं कि आपके व्यापार में लाभ हानि कितने का हुआ, चिट्ठे कितने की है, रोकड़ कितने की है इत्यादि। तो इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका वो है वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण में हम देखेंगे 6वें पॉइंट में हमें बताया गया है, वित्तीय का मतलब होता है पैसा, लेकिन केवल विश्लेषण बोला है तो विश्लेषण का मतलब होता है देखना, परखना और उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना। जैसे कि लिखा है, विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, कमी या वृद्धि का विश्लेषण, आय का विवरण या आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अनुपातों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि चालू अनुपात, तरल अनुपात। तो विश्लेषण का मतलब बस वही है कि व्यापार में लाभ हुआ, हानि हुआ, क्रय कितना बढ़ा, विक्रय कितना बढ़ा, देनदार बढ़े कि लेनदार बढ़े, इन सभी को जानना विश्लेषण कहलाता है। क्या हो गया अम्मा? अगला पॉइंट बहुत ही सरल है। अगला पॉइंट में लिखा है व्याख्या या निर्वचन। देखिए उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, आप भी समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल लिखा है, विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट का निर्माण किया जाता है। निर्धारित समय अवधि में
प्राप्त परिणाम क्या, क्यों और कैसे रहें, और उपयुक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होने की संभावना है इत्यादि के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने अलग अलग खातों में खतौनी कर लिया और उनको देख करके जान लिया, क्रय हुआ, विक्रय हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी आप जान सकते हैं। तो अब उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो जब आपने विश्लेषण कर लिया तब अब उसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। अध्ययन कर लिया आपने तो अब उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कह सकते हैं ना। एक कहानी को पढ़ने के बाद आप उस कहानी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि उससे क्या सीख मिला या उस कहानी में क्या मुख्य चीज़ की घटना घटी। तो बस वही है, लेखांकन का विश्लेषण कर लिया मतलब आपने उसका अध्ययन कर लिया, उसके बाद उसके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं व्यापारिक परिणामों के बारे में। यही है। अगला पॉइंट है आपका संप्रेषण। संप्रेषण भी वही है, कम्युनिकेशन होता है। देखिए, संप्रेषण के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषित एवं निर्वचन किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। ठीक है, तो होता क्या है, कई लोग अलग अलग व्यवसाय या एक व्यवसाय करते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो एक दूसरे के साथ बात करना कम्युनिकेशन कहलाता है, अपनी बात को उस तक रखना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो व्यापार या व्यवसायी होंगे जो उस तरह का काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो उनके पास भी विश्लेषण है, उनके पास भी परिणाम है, तो वो भी कुछ अनुभव अपने व्यापार से हासिल किए हैं, वो भी आपको अच्छे से साझा कर सकते हैं, आप भी उनसे साझा कर सकते हैं। तो जब आप सारे व्यवहार को सही तरीके से लिखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब खुद आपको उसके बारे में आपको पता होगा और अब फिर आप किसी के सामने उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो ये था लेखांकन की अवस्था। अब जो मुख्य बिंदु है वो है विशेषता। अब लेखांकन के विशेषताओं में वही पॉइंट मिलेंगे जो आपने अभी अवस्था में पढ़ा, तो ये टफ नहीं होता, ये उसी का एक भाग है। तो आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है लेखांकन कला और विज्ञान। कला और विज्ञान ये तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन लेखांकन में इसका जिक्र कैसे हुआ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। दूसरा है वित्तीय व्यवहार, वित्तीय मतलब नकद लेन देन। तीसरा है निश्चित बहियों का उपयोग, तो हर अलग अलग व्यवहार के लिए अलग अलग बही होती है, क्रय के लिए क्रय बही, विक्रय के लिए विक्रय बही, इसी तरह से इत्यादि आप बहुत सारी बही देखेंगे। तो जो जो जिस व्यवहार को जिस बही में लिखा जाता है उसके लिए एक निश्चित बही होती है, इसलिए पॉइंट है निश्चित बहियों का उपयोग। चौथा है लेखा प्रणाली, है ना, लिखने की एक प्रणाली होती है। नियमित लिखा जाता है, सारे व्यवहार नियमित लिखे जाते हैं। फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, फिर उस पर विश्लेषण या सारांश तैयार किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या, निर्वचन और संप्रेषण किया जाता है। तो जो भी आपने लास्ट के पॉइंट को आपने अभी देखा, आपने पढ़ा है, वही यहाँ भी दिया हुआ है। तो टॉपिक दो है, एक अवस्था एक विशेषता, लेकिन अगर आपने एक को भी अच्छे से पढ़ लिया और एग्जाम में दूसरे को पूछा तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इसलिए एक बार सबको पढ़ना ज़रूरी होता है बजाय रटने की। 10वीं तक आपने रट करके एग्ज़ाम पास किया होगा, 11वीं में रटना नहीं होता। 11वीं के बाद से अब आपको समझना होता है किसी भी टॉपिक को। तो पढ़ाई ऐसे कीजिए, विस्तार से अपने लिए 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे निकालिए। एक पार्ट नहीं पढ़ सकते, 4 पेज को पढ़िए, लेकिन विस्तार से पढ़िए। और एक बार में समझ नहीं आएगा इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ, तो 2 से 3 बार पढ़िए। और उस 2 से 3 बार पढ़ने का मतलब रटना नहीं है, उसको जब तक आप थोड़ा बहुत नहीं समझ पाते तब तक आपको उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है लेखांकन कला और विज्ञान है। तो विज्ञान क्यों है, चलिए पढ़ते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है वि अर्थात विस्तृत ज्ञान एवं जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अतः किसी भी विषय के विस्तृत या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रमों में निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है, अतः लेखांकन एक विज्ञान है। तो लेखांकन विज्ञान का अर्थ आपको पहले पता होना चाहिए, तो जो कि पता चल गया विस्तृत ज्ञान। तो लेखांकन में विस्तृत ज्ञान है। लेखांकन मतलब ये नहीं कि आपने 2-4 खाते बना लिए और लेखांकन को सीख लिया, नहीं। लेखांकन कितने सारे भाग है, इतने सारे भाग है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा आपकी उम्र कहाँ से कहाँ चली गई और लेखांकन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। लेखांकन में विस्तृत ज्ञान है, समग्र ज्ञान है, और समय के साथ इसमें बहुत सारे और नए नए चीज़ें ऐड होते जा रहे हैं।
तो विस्तृत ज्ञान होने के कारण, क्रमबद्ध ज्ञान होने के कारण, नियम है, सिद्धांत है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से होने के कारण इसको विज्ञान कहा गया है कि इसमें जो ज्ञान है विस्तार ज्ञान है और क्रमबद्ध ज्ञान है। अब कला क्या होती है, चलिए कला को भी पढ़ते हैं। कला का अर्थ है किसी भी कार्य को निश्चित रीति से करना। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, सब्जी काटने का हो, सब्जी बनाने का हो, घर बनाने का हो, रेत और सीमेंट मिलाने का हो, कोई भी कार्य, आज आप यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में फूड ब्लॉगर आप देखते हैं, जहाँ पर आप बनाने वाले को देखते हैं ऐसे ऐसे टेक्निक या तरीके से बनाते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। तो अपने ही काम को किसी उत्तम तरीके से, नए तरीके से और यूनिक तरीके से करना कला कहलाता है। तो लेखांकन को जब पुस्तकों में लिखा जाता है तब उसका लेखा एक निश्चित क्रम में किया जाता है एवं निश्चित पुस्तकों में एवं नियमानुसार लिखा जाता है। अतः लेखांकन एक कला है। तो पता चल गया, लेखांकन के लिए एक विशेष रूप से कॉलम बनाया जाता है, अलग अलग कॉलम होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, एक निश्चित तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से इसको लिखा जाता है। जब आप लेखांकन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे खाते हैं, इतने विस्तार से, इतने क्रिटिकल और इतने बेहतरीन तरीके से लिखे जाते हैं कि इस लिखने की कला के कारण इसको कला कहते हैं। अब आगे बोला है कला और विज्ञान दोनों उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि लेखांकन का कार्य विस्तृत, क्रमबद्ध एवं निश्चित पुस्तकों में नियमों के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि लेखांकन कला विज्ञान दोनों है। क्यों है वो भी आपने पढ़ लिया। इस टॉपिक को याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जब मैं 12th में था तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा आया था और मैंने पूरा विस्तार से लिखा था। ठीक है, तो आपको भी लिखना होगा। अगला, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको बताता है कि वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार, लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों और घटनाओं को लेखाकृत या लेखांकन किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नापा जा सकता है। वो तो आपने पहले पढ़ लिया, तो इस पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। निश्चित पुस्तकें, सभी अलग अलग व्यवहारों के लिए अलग अलग पुस्तकें रखी जाती हैं और उनको तिथि वर्ष उन पुस्तकों में जिसमें जो लिखे जाने से उसमें लिख दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लेखा प्रणाली, लेखांकन की एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। भारत में 2 प्रणाली अधिक प्रचलित है, अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली या भारतीय बही खाता प्रणाली। ठीक है, तो जो एक पद्धति होती है, किसी भी काम को करने का नियम होता है, उसके अनुसार उसको किए जाते हैं। तो लेखांकन में लिखने की एक प्रणाली है जिसके आधार पर उसको लिखा जाता है। तो 2 प्रणाली है, अंग्रेजी और भारत की। समाप्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आंगल प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, इकाहरी प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, इतना कुछ जो विस्तार से एक ही पॉइंट के अंतर्गत दिया है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। आप एक बार पढ़ के इसको समझ सकते हैं, ये टफ नहीं है। 5वां पॉइंट है हमारा नियमित लेखा। देख सकते हैं 5वां पॉइंट है नियमित लेखा। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से तिथिवार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रत्येक व्यवहारों को प्रतिदिन जो भी होते हैं व्यवसाय में उसको लिखे जाते हैं। तो नियमित और तिथिवर्ष लिखने के कारण इसको नियमित लेखा भी कहा सकते हैं, कंटिन्यू अकाउंटिंग। फिर वर्गीकृत करना, तो वो तो आपको पता है कि जो भी आपने प्रतिदिन पर डे आपने जो भी व्यवहार अलग अलग लिखे, सबको अलग अलग पुस्तकों में लिखना वर्गीकरण कहलाता है। फिर आप उस पर सारांश तैयार कर सकते हैं, फिर आप उसकी व्याख्या विवेचना सब कर सकते हैं। तो विशेषताओं के सारे पॉइंट हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक, अब सहायक बही या प्रारंभिक प्रविष्टि की बही, ये अभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर अलग अलग आपको अभी चैप्टर्स मिलेंगे। आपको रोकड़ बही का चैप्टर मिलेगा, आपको क्रय बही का चैप्टर मिलेगा, विक्रय बही का चैप्टर मिलेगा, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, सब आपको सहायक बही के अंतर्गत मिलेंगे। प्राक विपत्र, देय विपत्र क्या होते हैं, सबको आपको विस्तार से जानना है। अभी आप इसके बारे में केवल आशय पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सॉरी एक पार्ट मिलेगा, चैप्टर मिलेगा, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी इस पर डीपली घुसने की आवश्यकता नहीं है।
ऊपरी ऊपर मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ, जो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। रोकड़ बही, रोकड़ बही से आशय उन बही या खातों से हैं जहाँ पर नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिस व्यवहार का संबंध मुद्रा से है और साथ ही साथ नगद है। उन लेन देनों को जिस बही में लिखते हैं उस बही को रोकड़ बही कहते हैं। जिन व्यवहारों को, जो व्यवहार उधार होते हैं और उधार व्यवहारों को लिखने के लिए जिस बही का उपयोग किया जाता है उस बही को क्रय बही, विक्रय बही कहते हैं, क्योंकि इन दोनों बही में उधार का लेखा किया जाता है, नगद की एंट्री नहीं होती। आपको याद रख लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम जब कुछ सामान खरीदते हैं तो कुछ सामान में खराबी होती है तो उसको वापस भी कर देते हैं, तो खरीदा हुआ सामान वापस करना क्रय वापसी कहलाता है। हमने किसी को बेचा है तो ऑब्वियसली उसको भी कुछ ख़राब लगा तो वो भी वापस कर सकता है, तो बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको विक्रय वापसी कहते हैं। तो जो ये 2 पॉइंट है चौथे और 5वें नंबर पे, ये वही है। खरीदा हुआ माल वापस करना क्रय वापसी, बेचा हुआ माल वापस आना विक्रय वापसी। तो इस पर भी पुस्तक बनती है भाई, खरीदा हुआ बेचा हुआ वापस चला गया या आ गया, तो इस पर भी आपको पता होना चाहिए कि कितने का माल वापस आया या कितना आपने वापस किया, फिर कितना उसको देना और उससे लेना है। तो ये भी एक अलग प्रकार के व्यवहार को जागृत करते हैं, इसलिए आपको क्रय बही विक्रय बही बनानी पड़ती है, जो कि सहायक बही 1 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपका प्राप्तव्य पत्र और देवी पत्र। देश विदेशों के साथ जब व्यापार होता है, देश के बाहर होता है, तो जिस माध्यम से आप पैसा प्राप्त करते हैं उस माध्यम को विपत्र कहते हैं। तो जब आपको पैसा मिलता है तो आप उसको प्राप्त विपत्र कहते हैं। जब आपको पैसे देने होते हैं तो जिस विपत्र के माध्यम से देंगे उसको हम बोलते हैं देय विपत्र। देना है तो देय विपत्र, मिल गया तो प्राप्त विपत्र। क्लियर है? ये बस इतना ही चीज़ें इसके बारे में जानना है, अभी डिटेल से आपको पढ़ना है, सबका अलग अलग एक चैप्टर है। ठीक है। अब चूँकि आपने लेखांकन और बही खाते को समझ लिया कि बही खाते में समस्त व्यवहारों को लिख दिया जाता है, ये सर्वप्रथम बही होती है। लेखांकन में वर्गीकरण किए जाते हैं, अलग अलग खाते लिखे जाते हैं, सारांश निकाले जाते हैं। तो अब दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर देखिए। बही खाते और लेखांकन दोनों का हम क्षेत्र पढ़ते हैं। तो बही खाते में लिखा है इसका क्षेत्र सीमित है, इसके अंतर्गत सौदों का लेखा करने संबंधी कार्यों को शामिल किए जाते हैं। तो बही खाते में केवल व्यवहार को लिखा जाते हैं, नगद हो, उधार हो, क्रय हो, विक्रय हो, कुछ भी व्यवहार हो सबको बस एक साथ लिख देते हैं। इसके बाद उसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं लेखांकन में। लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है। इसके अंतर्गत बही खातों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की जांच करना तथा उनका विश्लेषण कर परिणामों को प्राप्त करने संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो बही खाते का क्षेत्र सीमित है, लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत है, यही एक अंतर हो गया। बही खाते के अंतर्गत सौदों को लेखा करने संबंधी कार्य किए जाते हैं, जिसको जर्नल एंट्री दैनिक पंजी भी कहते हैं। लेखांकन के अंतर्गत बही खाते से प्राप्त सूचनाओं को वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग खातों में लिखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये जो भी आपने परिभाषा में पढ़ा वो आप लिख करके 2 अंतर यहीं से बता सकते हैं जो इसमें एक ही पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, अगला निर्भरता। ठीक है, क्या है? निर्भरता। बही खाते का कार्य स्वतंत्र है, यह लेखांकन पर निर्भर नहीं है। तो आपको पता होगा बही खाते किसी पर निर्भर नहीं है, जो भी व्यवहार होते हैं नगद उधार वो सबको लिख देते हैं अपनी एक पुस्तक में, उस पुस्तक को आप बही खाते बोलते हैं। तो बही खाते स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन लेखांकन क्या है? बही खाते पर निर्भर है। जब तक बही खाते के विभिन्न मदे उसको एक साथ नहीं मिलेगा तो उसको वो खतौनी किसको करेगा, विश्लेषण किसका करेगा, किसके बारे में बताएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बही खाते स्वतंत्र हैं पर ये निर्भर है बही खाते पर। कौन? लेखांकन। यंत्र का उपयोग, बही खाते का कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है क्योंकि ये एकदम ही सरल है। ठीक है, ऐसे यंत्र भविष्य में बन सकते हैं या बन गए होंगे जिसमें बस क्रय विक्रय राम श्याम मोहन का उधार लेन देन बस लिखना तो है ना, उतना कर सकते हैं। लेकिन लेखांकन का कार्य यंत्रों से नहीं किया जा सकता। तो वही बताया है, लेखांकन का कार्य यंत्रों की सहायता से नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जांचना, परखना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण करना, फिर उसके बारे में बताना भी होता है। तो वो सब चीज़ हम इंसान ही कर सकते हैं। अगला, ज्ञान व योग्यता।
देखिए बही खाते का कार्य बहुत ही सिंपल है, बस लिखना है। एक 8वीं 5वीं पढ़े बच्चे को भी जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको हम बैठा करके बही खाते का कार्य करवा सकते हैं। लेकिन लेखांकन का कार्य वो नहीं कर सकता, उसके लिए उच्च कॉमर्स के उच्च पदों तक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति ही, जो अकाउंट के बारे में अच्छे से जानता है, वही कर सकता है। तो लेखांकन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इस कार्य को करने की योग्यता या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। अगला शुद्धता की जांच। तो बही खाते में शुद्धता की जांच करने का कार्य किया जाता है। लेखांकन में बही खाते में शुद्धता की जांच नहीं किया जा सकता, लेखांकन में किया जाता है। समाप्ति। बही खाते का कार्य सौदों का प्रारंभिक लेखा करने के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब जो भी प्रारंभिक लेखे हो गए तो उसके बाद उसका काम समाप्त हो गया। लेखांकन का कार्य वही से शुरू होता है, सौदों को प्राप्त करना, वर्गीकृत करना, सारांश तैयार करना, अंतिम परिणाम प्राप्त करना। अगला पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेखा करने का समय। तो बही खाते में प्रतिदिन व्यवहारों को लेखा किया जाता है और यह अंतिम खाते बनाते समय किया जाता है। अंतिम खाते अभी आप देखेंगे, उसका भी एक चैप्टर है जो आपको 17, 16, 15 चैप्टर में मिलेगा। कला और विज्ञान। तो बही खाता कला है, लेकिन ये लेखांकन विज्ञान है क्योंकि उसमें विस्तृत ज्ञान है। उद्देश्य। बही खाते का उद्देश्य समस्त व्यवहारों या व्यवसाय सौदों को लिखना होता है, लेकिन लेखांकन का उद्देश्य बही खाते में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये 9 अंतर जो आपने पढ़ा वो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जान लेते हैं लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों। तो लेखांकन के मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक होता है मुख्य उद्देश्य, एक होता है सहायक उद्देश्य। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आपका व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा करना। तो ये तो क्लियर है कि बही खाते में सबको एक साथ कचरे जैसे लिख दिया गया है, लेकिन सही तरीके से राम के लेन देन को राम के में लिखना, राहुल को राहुल के में लिखना, क्रय को क्रय के में लिखना, विक्रय के विक्रय के लिखना, मतलब स्थायी रूप से सभी खाते को लिखना, ये इसका पहला काम है। दूसरा, व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना। सब कुछ अलग अलग लिखा है, तो व्यापार के क्या परिणाम रहे, क्रय कितने का हुआ, विक्रय कितने का हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, लेनदार कितने हुए, देनदार कितने हुए, सबके बारे में हम जान सकते हैं। तो एक निश्चित परिणाम हम जान सकते हैं व्यापार के बारे में। फिर है व्यापार के आर्थिक स्थिति से अवगत, ये भी वही पॉइंट है। आर्थिक स्थिति मतलब आपने सब कुछ सही लिखा तो आपको पता होगा आप लाभ में हैं कि घाटे में हैं, आप दायित्व ज़्यादा हैं कि आपके संपत्ति ज़्यादा है, तो आपकी व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पता चल जाता है। कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति। लिखने का चौथा उद्देश्य ये हो जाता है कि आपने सब कुछ सारे व्यवहार को लिखा है, किसी से कितना खरीदा, कब खरीदा, किस स्थिति को खरीदा, खतौनी प्रविष्टि सब है। तो कल आप किसी ने भी विवाद कर दिया कि मैंने तो आपसे नहीं खरीदा था या आपने मुझे नहीं बेचा था, तो आपको उसको ये लेखांकन को दिखा सकते हैं ना। क्यों बोलते हैं कि आपने सामान खरीदा तो आपको बिल लेना चाहिए, क्योंकि ग्राहक के पास वो बिल ही सबूत होता है, वरना वो कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकता, वो खारिज हो जाता है। तो आपके पास बिल होना चाहिए। उसी तरह से सारे व्यवहार को अगर हम लिखते हैं तो कानूनन इस व्यवहार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है केस को लड़ने और जीतने का। इसलिए लेखांकन लिखा जाता है ताकि कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। 5वां पॉइंट है भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। अभी लिखने से मुझे पता चल जाएगा कि 1 साल के अंतर्गत मेरे व्यवसाय की क्या स्थिति रही, मैं लाभ में हूँ तो कितना लाभ में हूँ। तो अभी मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि भविष्य में इस काम को और कितना बढ़ा सकता हूँ। 1 लाख की लाभ की उम्मीद से मैंने काम शुरू किया था, मान लेते हैं मुझे 5 लाख का लाभ हो गया, तो अब मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जिस लागत से मैंने काम शुरू किया था उसको मैं दुगनी गति से शुरू कर सकता हूँ, ताकि आज अगर 5 लाख का लाभ हुआ हो तो कल 10 या 8 या 15 लाख का भी लाभ हो सके। तो भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं उसकी भावी योजना आप अभी बना सकते हैं। ये हुआ उसके मुख्य 5 उद्देश्य। क्लियर है? एक बार इसको अंदर से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आप पहुँचे समझ में आएंगे। अब है सामान्य उद्देश्य। तो कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते होंगे मुख्य उद्देश्य को छोड़ करके। तो हाँ है, क्रय विक्रय तथा शेष माल की जानकारी। भाई कितने का क्रय हुआ 1 वर्ष के अंतर्गत, कितने का विक्रय हुआ, कितना माल बच गया, कितना माल वापस आया, ये सब पता होना चाहिए ना। बस इस जानकारी के लिए भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य ना हो लेकिन बस इसके लिए भी आप लिख सकते हैं। लेनदार तथा देनदार की स्थिति से अवगत,
कितने व्यक्तियों को पैसा देना है जिससे हमने उधार खरीदा है, किसको हमने उधार बेचा जिससे पैसा मिलना है। तो जो हमसे पैसा लेगा वो लेनदार, जो हमसे पैसा हमको देगा वो देनदार। तो उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग हमसे लेने वाले हैं, कितने लोग हमसे देने वाले हैं, बस ये भी अगर आपको जानना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। तीसरा है आपका छल कपट पर नियंत्रण। तो सिंपल सी बात है, अगर आप व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर वाद विवाद होते रहते हैं, छल कपट की संभावना होती रहती है। लेकिन अगर आपने सब कुछ स्पष्ट और सही तरीके से लिखा है, तिथिवर्ष लिखा है, तो कोई भी गलती की संभावना नहीं होती है। इसलिए पूरा लिखे, सब कुछ लिखे, तिथिवर्ष लिखिए और अच्छे से लिखें, ठीक है। व्ययों पर नियंत्रण। आप अगर क्रय विक्रय कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे आप खर्चे करते होंगे। माल को निर्माण करते वक्त, गोदाम, कच्चे माल को एक जगह से अपने गोदाम तक लाने तक बहुत सारे खर्चे होते हैं, मजदूरी, गाड़ी भाड़ा इत्यादि, टैक्स वैक्स। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने सबको सही तरीके से लिखा है। तो कितने खर्च हो रहे हैं साल के अंतर्गत, किन खर्चों को हम बचा सकते हैं, किस माध्यम से बचा सकते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने किराना दुकान खोला है तो आप किसी बड़े थोक व्यापारी के यहाँ से जाके खरीदते हैं, तो आप अपने साधन से जाएंगे, अपने साधन से भर के लाएंगे, तो उसमें आपका एक गाड़ी भाड़ा खर्च होना है। लेकिन यही थोक व्यापारी आपके घर पहुँच सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग अंडे के थोक व्यापारी हैं वो लोग आटो के थ्रू, छोटा हाथी ट्रक के थ्रू छोटे छोटे जितने भी दुकान हैं वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो जिसके दुकान में खुद अंडा आ रहा है वो उसका खर्चा नहीं देता, वो बस जिस रेट से अंडे को ख़रीदना होता है उसका पैसा देता है। तो थोक व्यापारी क्या करता है, फ्री में भी सेवाएं दे देता है, घर पहुँच सेवा। तो इससे क्या हुआ, आपका गाड़ी भाड़ा का खर्च बच गया। तो जब आपने सब कुछ लिखा है और तब आप ध्यान देते हैं कि यार मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मैं कैसे कम करूं, तब आप इन बारों में इन टॉपिक के बारे में सोचेंगे कि कैसे खर्च को कम कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो आपका एक पॉइंट है जहाँ पर आपका गाड़ी भाड़ा कम से कम बच सकता है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो क्रय व्ययों पर नियंत्रण आप कर सकते हैं। करों का अनुमान लगाना। देखो, व्यापार में जितना ज़्यादा आप माल बेचोगे, जितना ज़्यादा माल आप बनाओगे, उतना उस पर टैक्स देना होता है। तो कितना बनाए ताकि कितना टैक्स दे, इसका भी अनुमान आप क्रय से कर सकते हैं लिखने से। तो बस इसीलिए आप भी लेखांकन लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य हुआ। लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना। भाई लाभ हुआ तो क्यों हुआ, हानि हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, माल ज़्यादा बेचने से हुआ, कम बेचने से हुआ, क्वांटिटी अच्छा रखने से हुआ, किस कारण से हुआ, वो आपको पता चल जाएगा लिखने से। बस यही आपका उद्देश्य है कि आपको लाभ हानि जानना है, आप इसलिए भी लिख सकते हैं, ये भी सामान्य उद्देश्य हुआ। सातवां पॉइंट है व्यापार का सही मूल्यांकन करना। सही से मूल्यांकन करना मतलब हाँ, व्यापार की स्थिति अच्छी है, बुरी है, लेनदार देनदार कितने हैं, सब कुछ आपको अंत में जानना होता है कि हमारा व्यापार कैसा चल रहा है। जैसे कि मैं ट्यूशन मान लो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर महीने 2, 4, 10, 5 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अंत तक फरवरी मार्च में केवल कुछ ही बच्चे रुकते हैं, 40 में मान लो 20 बच्चे रुके हैं। अब मुझे जानना है कि मेरी स्थिति कैसी रही, मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, बच्चे आए तो पैसा दिए बिना चले गए कि कुछ पैसे दे करके चले गए, ये पूरा पैसा दिए हैं, और कुल कितने बच्चे आ गए, लाभ में हानि हूँ। तो मैं देखता हूँ कि रिकॉर्ड रहा मेरा 6-7 सालों का कि बच्चे 40 या 50-60 भी आते हैं पूरे साल वर्ष के दौरान में, लेकिन कोई 1 महीने पढ़ा, कोई 2 महीने पढ़ा, कोई 3 महीने पढ़ा और चले जाते हैं, और फीस बहुत कम दे करके जाते हैं। कोई लोग फीस ही नहीं दिए रहते हैं, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद सीधा देंगे बोल के चले जाते हैं। अब उनके पीछे तो हम नहीं जाते। तो हमारा जो स्थिति रहता है ट्यूशन वालों का, वो थोड़ा घाटे की स्थिति होती है। क्यों होती है, बच्चे तो बहुत सारे आते हैं, 1-1 महीने पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब फीस देने की बारी होती है तो कई बच्चे गायब हो जाते हैं या कम फीस दे करके चले जाते हैं। तो कोई नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता चला ना कि मेरा जो काम चल रहा है वो थोड़े घाटे में चल रहा है, वो बहुत प्रॉफिटेबल वर्क नहीं है। तो अगर आप कोई इस व्यवसाय को, व्यवसाय नहीं कहना चाहिए, ट्यूशन को शुरू करना चाहता है पढ़ाने का टीचिंग लाइन में, तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा परिणाम मिलता है। आप सोच भले सकते हो कि आपके पास जिस दिन 50 बच्चे आएंगे, अगर आप सबसे 5,000 लेते हैं तो आपके पास इतने हज़ार रुपये हो जाएंगे, वो अनुमान है। लेकिन वास्तविकता कैसी है, किस तरह से पैसे मिलते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो हम बता सकते हैं। तो कुल मिला के व्यापार का सही सही मूल्यांकन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा थ्योरी का लेक्चर या क्लास में भी आप सहन नहीं कर सकते। 1 घंटे बहुत होते हैं। तो जिन बच्चों ने 1 घंटे थम करके, ध्यान दे करके इस वीडियो को पूरा देखा, सुना, समझा, उनको लेखांकन के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल गई होगी।
और यही मुख्य चीज़ आपको पहले आपको पता होना चाहिए, जो आपका आधार है कि बही खाता लेखांकन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। इसके बाद इससे जुड़े हुए बहुत सारे आधारभूत शब्द पढ़ना है, तो इसका पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अकाउंट बनाने के लिए। तो जो बच्चे शुरू से भी 11वीं या बीकॉम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लेखांकन का एक बेसिक ज्ञान पता हो और वो अकाउंट को सरलता से सहजता से समझ करके आगे बढ़ सकें। तो पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिलेगा। कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना वीडियो पसंद आया हो तो, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो डालते रहता हूँ आपके अकाउंट को और बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।